हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल लवी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, जो कि चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 1 अगस्त को लिया था। मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था और उसके ऑफिशियल आंसर की जो है आ चुकी है, और उसी के बेसिस पर हम जो है इस यूनिट के अभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सभी फ्रेंड्स जो भी पेपर दे करके आए थे, आप सभी के साथ जो है इस पेपर को शेयर करें। आंसर बिल्कुल स्टीक है, बिल्कुल ऑफिशियल ये आंसर की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे 4 सेंटेंस में से आपको जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर छांटने को दिया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर था आपका सी, कि वी डिस्कस्ड द मैटर येस्टरडे, क्योंकि ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है डायरेक्टली आती है। सेकंड क्वेश्चन में आपका ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था कि हरी हैज़ ऑर्डर्ड 4 कप्स ऑफ टी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का आपका सेंटेंस बनेगा, जहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद बात करें अगर थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको वो सेंटेंस चुनने थे जहां पर स्टिल और सिंस का प्रयोग जो है वो एडवर्ब के रूप में किया गया हो। ऐसे सेंटेंस आपको चुन करके बताने थे। तो थर्ड में जो है, थर्ड का जो आपका ही स्टिल इन बिजनेस, ये आपका कि वो अभी भी इस कार्य में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड का सी, यहाँ पर स्टिल जो है वो एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, एज अ क्रिया विशेषण उसका प्रयोग हुआ है। फोर्थ में जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आई हैव नॉट सीन हरी सिंस, कि मैंने तब से हरी को जो है नहीं देखा है। तो यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है सिंस, वो एडवर्ब के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में ये यूज हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या था कि आई विश आई विजिटेड हिम वंस। तो आई विश आई विजिट की जगह आपको बताना है कि और क्या जो है इसको बेस्ट रिप्लेस कर सकता है, इस अंडरलाइन वर्ड की जगह जो है क्या बेस्ट ऑप्शन और आ सकता है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो है आपका वो है डी, आई विश आई विजिटेड हिम वंस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ में आपको बताना था कि इफ सुनील इज प्रेजेंटेड देयर ही वुड अलाउ इट। इफ सुनील इज प्रेजेंटेड की जगह आपको बताना है कि क्या आ सकता था इसमें, तो इसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकता है था इफ सुनील वर प्रेजेंट। तो वर देख के आप ये ना सोचें कि ये पास्ट में है, क्योंकि जब हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं कि काश ऐसा होता तो वर लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना था, इडियम दिए गए थे आपको, मुहावरे दिए गए थे, उनके करेक्ट मीनिंग बतानी थी। तो 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था द कैट हैज समवन्स टंग। तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई जो है चुप्पी साध रहा है, समवन इज रिमेनिंग साइलेंट। और 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टू सिट ऑन द फेंस, यानी चार दीवारी पर जो बाड़ आप करते हो तो उस बाड़ पर बैठना क्या कहलाता है, मतलब कि इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है टू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन और चॉइस, कि अगर आप बाहर बैठे हैं बाउंड्री पर तो आपके पास चॉइस आपको समझ ना आए कि क्या डिसीजन लेना है, अंदर जाना है या बाहर जाना है, उस सिचुएशन को ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में जो है आपको सिनोनियम फाइंड आउट करने थे। 9th क्वेश्चन में आपको हट्योर का मीनिंग आपको फाइंड आउट करना था। तो उसका मतलब होता है एरोगेंस। एरोगेंस मतलब कि किसी चीज़ को से आप रुष्ट हैं, एरोगेंट्स इसका जो है करेक्ट सिनोनियम हो जाएगा। 10th में जो है इम्पिक्यूनियस का करेक्ट जो सिनोनियम है, सिमिलर मीनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इम्पॉवरिश्ड। 11th क्वेश्चन में आपको बताना है कि ईयर ऑफ एग्रीकल्चरल रिन्यूअल जो है किस ईयर को जो है नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ने ईयर ऑफ एग्रीकल्चरल रिन्यूअल के रेफरेंस दिया। तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए 2006 को। बेस ईयर आपको बताना है, सेंसेक्स का बेस ईयर कौन सा है, किस ईयर को इसका बेस ईयर कंसीडर किया जाता, तो वो है 1978-79 को। 13th क्वेश्चन है कि आपको बताना था कि कितनी कंट्रीज़ की सैटेलाइट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो इंडिया ने अबाउट कितनी कंट्रीज़ की सैटेलाइट लॉन्च की हैं, वो है 35। ऑप्शन सी आपका इसमें यहाँ पर करेक्ट है। 14th क्वेश्चन है कि किस लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं 60 से कम है, तो वो मिजोरम की हैं, क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की सीट्स तो 60 से ज़्यादा हैं। 15th क्वेश्चन में आपको 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बताना था। तो इसकी चेयरमैन जो करेक्ट आंसर है इसका 15th का वो है आपका NK सिंह, सी ऑप्शन।
मार्क द पीरियड 16th में आपसे पूछा गया है कि मेंबरशिप ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा चाइना कब से कब तक रहा वो आपको बताना है 16 क्वेश्चन में। तो वो रहा था 1945 से लेकर 1971 तक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17th में आपको बताना है कि आर्मी कॉन्टिजेंट फ्रॉम विच कंट्री वॉज फर्स्ट टू मार्च डाउन द राजपथ ड्यूरिंग द रिपब्लिक परेड। रिपब्लिक परेड के दौरान सबसे पहले किस देश की आर्मी की जो टुकड़ी है उसने भारत में राजपथ पर जो है मार्च किया था, तो वो आपका करेक्ट आंसर है फ्रांस ने। 18th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु सक्सीडेड सुब्रमण्यम जयशंकर एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आपको बताना है कि किसने सक्सीड किया है सुब्रमण्यम जयशंकर को। तो आपको इन करेक्ट ऑप्शंस में से बताना था, करेक्ट आंसर क्या है, विजय केशव गोखले ने। 19th क्वेश्चन में आपको बताना है कि हनुकी जो त्यौहार है, जो दिवाली के सिमिलर ही त्यौहार है, उसे किस धर्म के लोग मनाते हैं। ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, जीविश, ये यहाँ से इनमें से आपको चुनना था, तो वो करेक्ट आंसर है यहूदी। जीविश लोग जो हैं वो हनुक फेस्टिवल मनाते हैं। 20th क्वेश्चन था कि स्टेट ट्री आपको बताना था हरियाणा और पंजाब का, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, क्योंकि हरियाणा का जो स्टेट ट्री है वो है पीपल और पंजाब का जो है वो है शीशम आपका जो है स्टेट ट्री है। 21st जो है इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले से लेकर के प्राइजेस को मॉडर्न की तरफ जो है अरेंज करना था, इसको इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 21st का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड सबसे पुराना ये है, फिर उसके बाद आता है ज्ञानपीठ अवार्ड और फिर है बुकर प्राइज। उसके बाद ही चलते हैं 22nd क्वेश्चन में। इसमें आपको साइंटिस्ट को उनकी नेशनलिटी के साथ मैच करना था कि कहाँ से वो बिलोंग करते थे। तो गैलीलियो, इसका करेक्ट आंसर जो है आपको 22nd का वो है ए। फर्स्ट जो है गैलीलियो जो है वो इटालियन और आइजैक न्यूटन जो है वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। यहाँ पर आपको डांसेस को मैच करना है, तो कथकली जो है कहाँ से बिलोंग करता है, केरल से, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश तो इस हिसाब से आपका जो 23rd का डी है जो करेक्ट हो जाएगा। 24th क्वेश्चन में आपको बताना था कि इनमें से कौन कौन सा दिन जो है जून में मनाया जाता है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ओशन डे और वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सारे जो हैं जून में मनाए जाते हैं। 25th क्वेश्चन में आपको बताना था कि किसको मैन T20 क्रिकेटर ऑफ डिकेड जो है इसका अवार्ड मिला है ICC के द्वारा दिसंबर 2020 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, राशिद खान। राशिद खान को जो है नवाजा गया है इस अवार्ड से। 26th में फिर यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी के। 26th में आपको जो है पर्सन आपको बताया गया है कि एक पर्सन 3 इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर करता है, तो आपको उसकी एवरेज स्पीड निकाल करके बतानी थी। तो इसकी एवरेज स्पीड आएगी आपकी 15 किलोमीटर पर आवर। 27th जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया गया है कि एक बैग के अंदर 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनकी रेशियो दी गई है। टोटल मनी जो है वो 366 रुपीज़ है। तो बताओ कि 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो इसमें जो है आप क्या करेंगे कि पहले सभी को सेम यूनिट में बना लीजिए, सभी को इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए। 50 पैसे के जैसे आप रुपीज़ बनाएंगे तो 100 से आप उसको डिवाइड कर देंगे। 25 पैसे के बनाएंगे उसको भी 25/100 करके आप फिर इसकी रेशियो के हिसाब से क्या करेंगे, आप टोटल रेशियो आपको नीचे लेनी है और जितना टोटल मनी है उससे आपको मल्टीप्लाई करते हुए जो है इसको आप 25 पैसे के आप निकाल सकते हैं कि उसकी फेवरेबल रेशियो ऊपर आ जाएगी, टोटल नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका 27th का आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो है 264। 28th क्वेश्चन में जो है आपको एक सम ऑफ मनी दिया गया है 782 रुपीज़ को इस रेशियो में बांटना है। तो आप क्या करें कि इसका जो है आप एलसीएम लेकर के आप इसका न्यूमरेटर जो है सेम बना लें और फिर उसके हिसाब से आर का आपको शेयर निकालना है, कितना बनेगा। तो आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका शेयर बनेगा 306 रुपये। 29th क्वेश्चन है कि 17 की पावर 200 को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। तो शेषफल इसमें बताना था तो वो आ जाएगा आपका 1, मतलब कि एक शेष बचेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 30th क्वेश्चन में जो है आपको बताना था कि ए और बी ने इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट किया है और इन्वेस्टिंग की रेशियो जो है ए और बी की वो 4:3 है। 9% जो है टोटल जितना भी फ़ायदा होता है उसका चैरिटी को जाएगा और 91% जो है बचा हुआ ए और बी में बटेगा। ए का शेयर अगर 1196 रुपीज़ है तो बताओ कि टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 30th का
23rd का जो है, सॉरी 30th क्वेश्चन का जो है आपका डी ऑप्शन 2300 रुपये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट जो है आपका 2300 रुपीज़ बनेगा, 2300 रुपीज़। 31st में जो है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन आपने को दिया गया है कि एक अनफिनिश्ड पिलर है, एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट 150 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। ये सपोज पिलर है आपका और 150 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बनता है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट इज़ टू बी मेड, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 45 डिग्री बन जाए इसी पॉइंट पर, तो आपको बताना है कि पिलर की कितनी हाइट जो है वो रेज करनी पड़ेगी। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 9th चैप्टर से 10th क्लास की आपके बिलोंग करता है। 31st का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 63.4 जो है मीटर, इतना इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 32 का देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्या आंसर बनेगा। 45 वीमेन जो हैं अगर वो 48 दिन तक काम करे तो उनको इतने 31,050 रुपीज़ मिलते हैं। अगर आदमी जो है 16 दिन तक काम करते हैं तो उनको 11,500 मिलते हैं। तो आप मतलब आपको बताना है कि कितने आदमी काम करे 16 दिन के लिए, अगर उनको 11,500 रुपये कमाने हैं तो। और एक कंडीशन आपको दी गई है कि जो डेली की कमाई है वो वेजेस ऑफ वीमेन बीइंग डबल दोज ऑफ वीमेन, कि औरत से आदमी की जो सैलरी है, वेज है उस दिन की, वो दुगनी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, 25 आदमी। 33rd क्वेश्चन में आपको बताना है कि ए अगर बी से 6 दिन कम लेता है किसी काम को ख़त्म करने में, और ए और बी जो है मिलकर के उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में उसको पूरा करेगा। तो ये भी आपका 10th क्लास का, अगर आपने 3rd चैप्टर किया है तो आप निकाल लेंगे ये क्वेश्चन भी। तो 33rd का जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 12 जो है दिन उसको लगेंगे। 34th में जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया था कि सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट, इतना अमाउंट इतना हो जाता है अगर आप किसी सिंपल इंटरेस्ट पर उसको देते हैं 4 साल के लिए किसी अमाउंट को, और 7 साल में जो है वो 1200 रुपये हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना था। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P/R/T/100। यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालें, अमाउंट आपको दिया है, अमाउंट जो होता है वो किसकी, यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके आता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना था, क्योंकि अमाउंट तो आपको दिया ही हुआ है जो। तो 34th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 34th का ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2.43%। 35th क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी से दिया था कि एक बैग के अंदर 3 ब्लू और 4 रेड बॉल हैं। तो 3 बॉल्स को एट रैंडम अगर आप ड्रॉ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो सारी की सारी ब्लू या रेड बॉल होंगी। तो सारी की सारी ब्लू या सारी की सारी रेड होने की 3 अगर आप निकालते हैं तो देखिए उसमें क्या संभावना उनकी बन जाएगी, 1/7। 35th का सी जो है करेक्ट है। 36 में आपसे पूछा गया है ए और बी की 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। तो आपको बताया गया है ए की प्रोबेबिलिटी ये है, ए यूनियन बी ये है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं करते, उनमें इंटरसेक्शन तो 0 आ जाएगा। तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हो गया 0। ए की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, ये दिया हुआ है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास बी की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर आ जाएगी 36th क्वेश्चन में, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5/7। 37th क्वेश्चन फिर से आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि एक रॉक के टॉप से आप किसी एक चट्टान के टॉप से आप टावर को देख रहे हैं। फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर है। तो इसने बोला है कि एक बार आप टॉप से देखते हैं, एक बार उसके बॉटम से देखते हैं। तो दोनों यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल बना लें। तो यहाँ से जो है देखते हैं तो आप 30 डिग्री एंगल आता है, यहाँ से 45 डिग्री आता है। तो आपको बताना है कि रॉक की हाइट कितनी, ये भी 9th चैप्टर से क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है 15 × 3 + √3 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भाई बड़े क्वेश्चंस आए थे। तो आप अगर कभी दोबारा से ये एग्ज़ाम फील करते हैं तो फोकस करें 10th क्लास के सिलेबस पर अच्छे से। तो 38th का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि पीटी एक टेंजेंट आपको दी गई है, पीटी टेंजेंट है इसके अंदर, और सर्कल जो दिया गया है इसमें आपको बताना है कि एसपीआर एंगल, ये वाला एंगल एसपीआर प्लस में डबल ऑफ एंगल पीएसआर कितना बन जाएगा। तो ये आपको बताना था, और ये बन जाएगा आपका 38th का ऑप्शन ए, 90 डिग्री इनका सम बन जाएगा, ये प्लस में डबल ऑफ दिस एंगल।
39th क्वेश्चन जो है वो आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी गई हैं, आपको बताना है किसके इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और इसको ऐसा क्वेश्चन या तो साइन थीटा का आता है या आपके पास कोस थीटा का आता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, इसका साइन चेंज करके, मतलब कि 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई, मतलब 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको करेंगे तो आप इसका आंसर पाएंगे। 40th है कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सो दैट, ये जो है इसके इक्वल है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आप बेस इक्वल करके पावर को इक्वल रख दीजिए, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 2। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। 41st क्वेश्चन क्या है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपको बताना है इसके सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन जो है आप सीधा डी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके वैसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप इसके फैक्टर बना के वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 41st का, आपको बताना है कि जो भी आपके दो फैक्टर आए हैं वो कैसे हैं, दोनों के दोनों, मतलब कि 41 का सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है, वो नेगेटिव आपके आएंगे। 42nd क्वेश्चन है आपको कि दिया गया है 10th 12th 11th और 12th के स्टूडेंट्स कितने हैं, उनको एक पिकनिक पर लेके जाना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बस में फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर इक्वल इफ ईच बस, हर बस जो है इक्वल स्टूडेंट्स को लेके जाती है, तो आप बताओ कि एक बस में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ये HCF बेस्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके एलसीएम बेस्ड, ये 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है D 52। 43rd क्वेश्चन में 2 नंबर का डिफरेंस दिया गया है, एक नंबर जो है दूसरे नंबर से बड़ा है, और अगर हम छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करते हैं तो 6 जो है वो उसका क्वेश्चन आता है और 15 जो है रिमाइंडर आता है। तो आपको बताना है कि छोटा नंबर क्या होगा, तो आप ये नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। ये तो अगर आपने 10th का मैथ नहीं भी किया है अच्छे से कवर, तो भी ये आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ये है। और इसका जो है 43rd का 270 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा नंबर जो आएगा वो 270 है। अगले में आपको फर्स्ट टर्म दी गई है एक AP की, और आपको बताना है कि इसकी 2P + 1 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा। मतलब कि ये आपकी N की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है, आपको निकालना है सम। तो SN की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, N/2 × 2A + N - 1 × D, ये वैल्यू होती है। तो आप सम निकाल सकते हैं, और सम क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन D, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 44th का। 45th है कि एक टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाती है, एक सर्कल है, आपको एक सर्कल दिया गया है, सर्कल का आपको सेंटर दिया गया है O, और R उस इस सेंटर C दिया गया है, 0 और R उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। उसका रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 17 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, वहाँ से एक टेंजेंट खींची गई है। तो क्लास 7th का जो है क्लास 10th का जो 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके डिस्टेंस फार्मूला से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इजीली, और इस 10th चैप्टर का भी इसमें यूज़ होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है 46 क्वेश्चन में, तो ये इसका C जो है 15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 था कि आपको डिस्टेंस, वही डिस्टेंस दे रखा था, सर्कल का रेडियस दिया हुआ था, टेंजेंट बनानी है, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है टेंजेंट्स की। सपोज ये एक P पॉइंट है, सेंटर O है ये सर्कल का, ये P पॉइंट जो है वो 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से 2 टेंजेंट इस पर खींची जाती हैं, और सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया। आपको पता है कि टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री पे काटती है, तो ये वाली जो आपकी बन जाएंगी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस आपका 13 और हाइट आपकी 5 है, तो उस हिसाब से आप एक ट्रायंगल का निकालेंगे, या सीधा 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ट्रायंगल का सीधा निकल जाएगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल का आपका एरिया आ जाएगा। 48 क्वेश्चन में जो है दिया गया है कि एक नेचुरल नंबर है, उसको अगर आप 12 से, मान लो x कोई नंबर है, उसको 12 से आप इंक्रीज करते हैं, तो वो नंबर खुद के रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको निकाल के करके बतानी है, जो कि आ जाएगी आपके 48 का A ऑप्शन, 8 वैल्यू। 49th में आपको एक सम ऑफ मनी दिया गया था, x और y में इस तरीके से डिवाइड करना था कि 7 साल के बाद जो अमाउंट x का बनेगा वो y के अमाउंट के बराबर होगा, जो y का अमाउंट 9 साल के बाद बनेगा उसके बराबर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपको दिया गया है 4% पर एनम, और आपको x और y का जो है अमाउंट इसमें निकालना है 49th क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा, आप निकाल के देख सकते हैं, वो B बनेगा। एक्स का जो है वो 1352 रुपये, और वाई का जो है वो शेयर 1250 रुपये बन जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50th क्वेश्चन है, एक ट्रेन की एवरेज स्पीड दी गई है कि एवरेज स्पीड से वो 63 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करती है और उसके बाद जो है वो 72 किलोमीटर जो है अपनी एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा करती है। अगर उसको जर्नी को कंप्लीट करने में 3 घंटे लगते हैं तो उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो ये स्पीड वाले क्वेश्चन जो थे ये 10th क्लास के फिर से चैप्टर नंबर 3 में है। आप NCERT 10th की अच्छे से कवर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका 50th का C 42 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर बनेगा। 51st है कि अरुणा के पास केवल 1 और 2 रुपये के सिक्के हैं। अगर उसके पास कुल सिक्कों की संख्या जो है 50 है और कुल अमाउंट जो है वो 75 है, तो बताओ 1 और 2 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। उसके पास 1 रुपये के 25 और 2 रुपये के भी 25 सिक्के हैं, तभी उसके पास टोटल जो है 75 रुपये हैं। 52nd में एक आर्मी की टुकड़ी आपको दी गई है जिसमें 616 मेंबर हैं और आपको बताया गया है कि वो एक आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर्स हैं उनके पीछे जो है वो मार्च कर रही है। तो 2 ग्रुप्स में वो मार्च कर रही है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है। तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने में वो मार्च कर सकती है। तो ये 10th क्लास के चैप्टर 1 का डायरेक्ट क्वेश्चन शायद यहाँ डाला गया है, जहाँ तक मुझे याद है। एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पर है। ये 52 का डी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 53rd क्वेश्चन है, यहाँ पर कोन की आपको हाइट और बेस डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाल लो। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, इससे जो है कोन बनाया गया है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक की अगर आपको हाइट भी दी है तो इसका मतलब वो आपका क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है LBH और कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr² h। तो इसमें से इस वॉल्यूम में से आप इस वॉल्यूम को माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा कि कितना जो है वुड वेस्ट हो गया। फिर वो वेस्ट जो हुआ है उसको आप टोटल वुड से डिवाइड करके और 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस परसेंटेज इसमें पाएंगे और वो परसेंटेज आपकी क्या आ जाएगी 34%। 53rd में 54th क्वेश्चन था, आपको 2 कोइंसिडेंस लाइन दी गई थी और आपको बताना था यहाँ के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें जैसे आप क्या करते हैं, इनके कॉफिशिएंट्स को आप चेक कीजिए। x का कॉफिशिएंट आप A1 लेंगे, y का कॉफिशिएंट B1 लेंगे और ये C1 लेंगे। तो A1 आपका 3 हुआ, B1 हुआ -1 और C हुआ 8। इस तरीके से आप यहाँ से कर लिया और वहाँ पे भी आपने C को उधर लिया था तो इस भी C को आप उधर ले जाइए, +16 ये बन जाएगा। यहाँ से आपके A2 B2 C2 निकल जाएंगे। तो जो कोइंसिडेंस लाइन्स की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इन कॉफिशिएंट्स को इक्वल रखेंगे तो आपके पास जो है की वैल्यू इसमें आ जाएगी 54th क्वेश्चन में और वो आएगी आपकी 2। अगला जो है वो 55th क्वेश्चन, उसमें आपको बताना था कि डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया गया है। आपको बताना है इसका डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, आप डिनोमिनेटर में जो है वो 10 लाने की कोशिश करें। 10 की पावर करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसको आप देखिए 10 की पावर यहाँ पे 3 बन जाएगी। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को निकाल यहाँ पर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, टर्मिनेटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56th में आपको ओड 1 आउट करना था। तो इसमें से देखिए www वर्ल्ड वाइड वेब जो है इन सब से अलग है क्योंकि वायरस, ट्रोजन हाउस और वॉर्म जो है ये सब कंप्यूटर सिक्योरिटी के टर्म्स हैं। आप इसमें आपको बताना था 57th क्वेश्चन में कि कोई MS ऑफिस में आपने कुछ काम किया है, लास्ट एक्शन को अनडू करने के लिए आप क्या करेंगे, तो वो करते हैं आप Ctrl+Z। और बता दूं रीडू करना हो तो आपको क्या दबाना होता है, Ctrl+Y। तो कोई भी एक्शन रीडू करने के लिए Ctrl+Y और अनडू करने के लिए Ctrl+Z। मल्टीमीडिया में 58th क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसमें होता है आपका ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक एंड वॉइस, सारी की सारी चीज़ें। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59th क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया था 59th क्वेश्चन में कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन डी, इनकी स्पीड ऑफ एक्सेस और इनकी स्टोरेज जो है वो डिफर करती है क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज जो है सेकेंडरी जो स्टोरेज है वो बहुत स्लो होती है। स्पीड ऑफ एक्सेस मतलब इसका मेन डिफरेंस है। 60th क्वेश्चन में UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का आपको बताना है कि क्या काम होता है। तो UPS क्या काम करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है पावर का इवन इन द इवेंट ऑफ पावर कट। एकदम से अगर बिजली कट जाती है और आप कुछ काम कर रहे हैं अपने PC पर या अपने सिस्टम पर, तो क्या होता है कि आप वो एकदम से आपका इरेज नहीं होगा, आपको थोड़ा पावर बैकअप प्रोवाइड करवाएगा UPS।
61st क्वेश्चन में आपको आउटपुट डिवाइस इनमें से छांटना था, तो प्रोजेक्टर जो है आउटपुट है, बाकी जो है आपके आउटपुट डिवाइसेस नहीं है, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। 62nd क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना था कि अगर आप इंटरनेट ओवर वेब आप अगर कोई चीज़ें बेचते या खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। 63rd क्वेश्चन में आपको बताना था कि एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सारा डाटा जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर से पास होकर के जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्टार नेटवर्क या स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। क्योंकि आप मान लो ये हब आपका कंप्यूटर है और सारे इससे कनेक्टेड होते हैं, सबके पास जो है डाटा यहीं से जाता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। 64th में दिया गया है कि अगर कोई किसी URL किसी ने ब्राउज़ किया है और पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र में अगर आप चेक कर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, आप कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आप उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 65th में कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसका बेसिक काम क्या होता है, वो होता है डाटा को कंप्यूट करना। 66th क्वेश्चन में जो है इसको फ्रेंड को इस कोड में लिखा जाता है, तो आपको बताना है रिवील को किस कोड में आप लिखेंगे। तो 66 का जो है वो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एफ से अगला ई आया है, आर से एक छोड़ के एस फिर टी आया है, तो इसी हिसाब से आप रिवील को कन्वर्ट कर लें। 67th में आपसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आपको पैटर्न पहचानना है और इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा। तो ये तो ईजी वाले क्वेश्चन है, इसका 30 आंसर आ जाएगा, आप ये आराम से करके ठीक ही करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन है 68 और 9, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसी के बेस पे जो है आपको सिलेक्ट करना है जो आपको ऑप्शन दिए गए। तो इन्फॉर्मेशन ध्यान से आप पढ़ करके इसकी आपको फिगर बना लेनी थी। तो अभी भी आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर कवर करके जाएँ, क्योंकि बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 68 का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए, और 69 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन सी। 70th में जो है आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे कुणाल यहाँ से चला है, तो आपको कोई भी आप बंदा दे दिए कि यहाँ से चलेगा तो कैसे, तो आप इसके लिए पहले तो एक ऐसा ग्राफ बना ले, फिर आप सेंटर पॉइंट से उसको चलाएं कि 10 किलोमीटर वो नॉर्थ चला, फिर वो 6 किलोमीटर वापस ईस्ट की तरफ चला, नॉर्थ से साउथ की तरफ चला, 3 किलोमीटर फिर वो है यहाँ से ईस्ट की तरफ चला। तो बताओ अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में था और कितना दूर। तो ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है। तो आपको ये और डिस्टेंस और बताना है आपका कि ये कितना चलेगा, तो ये चलेगा आपका 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। 71st क्वेश्चन में 60 बच्चों की एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ट्वाइस है, बॉयज़ से दुगनी है, और कोई राजन है उसकी रैंक जो है 17th है टॉप से, और 9 लड़कियां जो हैं वो राजन से पहले हैं। तो बताओ कि राजन के बाद बॉयज़ कितने हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसका भी बिल्कुल आपने ठीक ही लगाया होगा, आपके लेवल के हिसाब से जो है एग्ज़ाम के ये वाला क्वेश्चन जो था वो ईजी था। तो 12 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भी जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके हिसाब से आपको जो है डेटा सिलेक्ट करके आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप इन्फॉर्मेशन को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसका आप इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको मिला नहीं था। तो आप अभी भी ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है सही था या नहीं था। 72nd का डी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है, और 73rd की लेक्चर एफ कब ऑर्गेनाइज होगा, वो थर्सडे इसका करेक्ट आंसर है। 74th क्वेश्चन का जो है आपको एक सीरीज़ दी गई है और इसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर इस सीरीज़ में क्या होगा। तो 8 के बाद 28 ऐसे ऐसे अगर आप चलते गए हैं तो आपको नेक्स्ट नंबर जो है 74th में फाइंड आउट करना था, और वो आ जाएगा आपका 3508। एक रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया था, तो रिलेशन के क्वेश्चन भी आपके हर एग्जाम में कम से कम एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्यू जो है, क्यू की माँ जो है वो पी की सिस्टर है और एम की डॉटर है, एस जो है इज़ द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी। तो इसी हिसाब से आप इसका डायग्राम बना लें और फिर बताएं कि एम और टी का क्या रिलेशन है। तो इसका 75th में रिलेशन जो है आपका वो सी करेक्ट है, या तो उसका ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है। तो ऑप्शन ए और बी कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। 76th क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है, वेन डायग्राम। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत की नॉलेज रखने वाले लोगों के बारे में डाटा दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दोज हु नो एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, जिनको कम से कम 2 लैंग्वेजेस तो जरूर आती हैं। तो देखो कम से कम 2, ज़्यादा बेशक आती हूँ, तो आप इसके इंटरसेक्शन से इसका डाटा उठाएंगे यहाँ से,
और फिर हु डू नॉट नो संस्कृत, जिनको संस्कृत नहीं आती तो वो संस्कृत से बाहर का डाटा, यानी कि ये इधर पोर्शन वाला डाटा आपका रहेगा। और फिर आपको उसकी दोनों की रेशियो बतानी है 76 क्वेश्चन में। तो इसकी करेक्ट रेशियो जो आएगी वो है आपकी 41:64। 77 क्वेश्चन में आपको बताना था कि आंसर फिगर इसकी क्या होगी, इसके बाद क्या फिगर आएगी। तो आपको देखो पैटर्न पहचानना है, यहाँ से यहाँ गया है अगर एरो तो स्टार यहाँ से यहाँ चला जाएगा, एस जो यहाँ से था यहाँ वाली चीज़ यहाँ गई तो ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा। और इस हिसाब से करते हुए आपको बताना है कि इसका 77 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, वो बनेगी आपकी ए फिगर। 78 है कि आपको बताना है कि 1 मिनट में दोबारा से चलती हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप हो गया आपका 78 क्वेश्चन। मैं और नीचे जो है आपका, इसको मैं नीचे भी दिखा दूंगी, ये हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ था, तो आप चाहें तो इसको हिंदी मीडियम के हिसाब से भी आप कवर कर सकते हैं। आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 78 क्वेश्चन था कि इफ़ डाइस की पोजीशन आपको दी गई है, आपको बताना है कि 3 के ऑपोजिट क्या आएगा। अगर 3 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या आएगा। तो आप इसको जनरली उसी हिसाब से ना लें कि डाइस के जो ऑपोजिट नंबर होते हैं उनका वैसे तो नंबर जो है उनका सम जो होता है वो 7 आता है, लेकिन यहाँ पर जो है डाटा डिफरेंट दिया गया है तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि क्या आएगा 3 के ऑपोजिट। तो इसमें आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर 3 के ऑपोजिट नंबर पड़ने वाला है। 78 का जो है सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 79 एक क्यूब है। देखिए 79 वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत बार, आपने एसएससी के एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम दिए होंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता रहता है कि एक क्यूब है जिसके रेड कलर किया हुआ है सभी फेसेस पे, उसको 64 क्यूब्स में इक्वल साइज के काटना है। तो आप बताओ, देखिए इसको तो चाहिए आप याद कर लो, आपको फिर से आएगा ये क्वेश्चन देखने को कि 24 जो ऐसे फेसेस बनेंगे जो जिनका 2 सरफेसेस पर जो है रेड कलर होगा। मतलब फेसेस चेंज कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप हमेशा इसको हर तरीके से आप देख लें कि कुछ भी पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन यही होता है, आपकी उसके बेसिस पे क्वेरी अलग दे दी जाती है हर बार। 80th क्वेश्चन है कि इस फिगर में आपको ट्रायंगल काउंट करके बताने थे कि कितने हैं, तो वो है आपके 16 ट्रायंगल्स। तो इसी के साथ हमने फॉरेस्ट गार्ड के आपके साथ पूरी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका क्विक डिस्कशन किया है। पेपर का कुछ सजेशन भी मैंने आपको दिए हैं कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। तो इसको आप जितना हो सके आप जो भी लोग फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने गए थे सबके साथ आप शेयर करें। अगर वैसे तो आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं था तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और हिंदी वर्जन जो है वो उसका मैं आपको भेज देती हूँ। देखिए इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी, आप इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और आप कहेंगे तो मैं आपके ये जो पेपर है इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगी, ये सबसे बेटर है। मैं डिस्क्रिप्शन में पेपर अटैच कर दूँगी और आप उसके हिसाब से जो है अपना फिर से इस पेपर को ट्राई करके देख सकते हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल हम वीडियोज़ सभी एग्ज़ाम्स के लिए डालते रहते हैं। जितना हो उसकी वीडियोज़ को हमारी आप शेयर करें। थैंक यू।